हाँ जी, सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चले जी, हम जो आपकी आईबीएस की केस स्टडीज थी उसमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, केस स्टडीज नंबर 6। देखिएगा केस स्टडी नंबर 6 क्या कहता है। अच्छा, एक बार दोबारा से आपको रिकॉल करा दूं, फाइनल ऑडिट का बैच आ रहा है और वो ओपन फॉर ऑल रहेगा दिवाली वाले दिन, यानी कि 1 नवंबर को मैं उस बैच के लिए एडमिशन शुरू कर दूंगा। एडमिशन मतलब ओपन फॉर ऑल है, मगर आप लोग उसे लगातार मतलब ऐसा नहीं होगा कि यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। नहीं, ये आप केवल लाइव देख पाएंगे। रात को 10 से 12 बजे तक क्लासेस होगी, जो लाइव देख पाएंगे ठीक है, नहीं देख पाएंगे तो उनके लिए बैच नहीं है। फिर दे हैव टू बाय, अगर वो इफ़ दे वांट टू। उसका प्राइस मैं कम ही रखूँगा क्योंकि ये बैच का प्राइस होगा अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2100, जो कि नहीं देखेंगे लाइव। जो लाइव देखना चाहेंगे उनके लिए फ्री होगा, ये ओपन फॉर ऑल होगा। जो नहीं देख पाएंगे लाइव उनके लिए फिर ये 1 हफ्ते बाद शुरू होगा ड्राइव रूप में। ठीक है जी, लाइव बैच पहला फ्री चलेगा। चलिए अब सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा नहीं है, ना लॉ का है ना ऑडिट का है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरेस्ट पे 2 ना लॉ है ना ऑडिट है। इंडियस ना लॉ ना ऑडिट। 4th, अमाउंट ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं। 5th, whether Anu has a right to appoint alternate director in his absence। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अनु हैज अ राइट टू अपॉइंट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन हिज एब्सेंस। अब हुआ क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर केस स्टडी के अंदर अगर आप आओगे, इसके अंदर ये देखिए, ये ई पॉइंट है। ई पॉइंट, Anu is also a director of the M&A Private Limited who was going on a world tour for a period of 5 months. In his absence, he wishes to appoint his friend Kumar as an alternate director। बाप कमाल है क्या? सेक्शन 161 हमने नहीं पढ़ा हुआ? 161 क्या कहता है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर आर्टिकल में दी जाती है, मगर अपॉइंट करता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यानी कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इंडिविजुअल डायरेक्टर क्या राजा का बेटा ही राजा बनने का? ऐसा थोड़ा ना होता है। तो फिर क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई डायरेक्टर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर दे, क्योंकि ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने की ताकत किसके पास है? केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 5। Claim made by Anu to appoint Kumar as alternate director is not valid, as authority to appoint alternate director rests with the board of directors only and that to subject to the article of association। चले जी, अब आते हैं उसके बाद 6th क्वेश्चन नहीं है। 7th क्वेश्चन, CFO believe that a loan, हाँ, CFO believes that a loan to the director is prohibited under the Companies Act 2013। Can M&A Private Limited extend the proposed loan to the श्याम? अब हुआ क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने डायरेक्टर श्याम को लोन दे रही है। अगर आपको याद हो तो लोन टू डायरेक्टर जो है वो कहां पर लिखा हुआ है? सेक्शन 185 में। बट फिर सेक्शन 185 की एक एग्जम्पशन भी है। एग्जम्पशन किसको मिलती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्जम्पशन लेने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। 3 कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? पहला, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी भी और बॉडी कॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग है फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर अदर बॉडी कॉर्पोरेट, वो इसकी पेड अप कैपिटल के 2 टाइम्स और 50 करोड़ विच एवर इज लेस से कम है, इसको क्रॉस नहीं कर रही। और तीसरा, इसका आज की डेट में कोई भी आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो सेक्शन 185 के प्रोविजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर नहीं लगते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये तीनों सेक्शंस, ये तीनों के तीनों प्रोविजंस इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं। चलिए देखना शुरू करते। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं? आइएगा M&A प्राइवेट लिमिटेड की इंफॉर्मेशन पे आइएगा। Consideration in the year next, ओके। हाँ, यहां से पढ़ना शुरू कीजिएगा, यहां से पढ़िएगा इस पैराग्राफ से। In 2021, they incorporated a company called M&A Private Limited with both of them being, कौन थे both of them? तनु एंड मनु, मनु एंड तनु, ठीक है।
with both of them being the shareholder and director of the company. कंपनी बनाई, दोनों ही shareholder थे, दोनों ही director थे. Gradually when the business started growing, they brought in Shyam as a shareholder. लो जी, तीसरा shareholder आ गया और director भी था. Presently Shyam hold 12% of the equity share capital, while Manu and Tanu hold 44% each. 44 into 44 plus 44, 88 और 12, 100%. यानी कि पहली कंडीशन, इसमें किसी भी और बॉडी कॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट नहीं है. ठीक है, सेटिस्फाई हो गई क्योंकि तीनों के मिला के 100% है. फिर आगे कहता है द कंपनी इज एबल टू फंड इट्स ऑपरेशन इंटरनली विदाउट सीकिंग एनी आउटसाइड फंड्स. इसका मतलब कोई भी लोन नहीं है. तो सेकंड कंडीशन कि जो इसका आउटस्टैंडिंग लोन है फ्रॉम द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर बॉडी कॉर्पोरेट इज लेस देन क्या, यहाँ तो है ही नहीं. ठीक है. तीसरा, इसकी एग्जिस्टिंग लोन जो भी है उनमें कोई डिफॉल्ट नहीं है. लोन ही नहीं है तो डिफॉल्ट कहां से आया. तो तीनों कंडीशन पूरी हो गई. तो इसका मतलब सेक्शन 185 इज नॉट एप्लीकेबल हियर. इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल तो कैन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्सटेंड लोन टू इट्स डायरेक्टर? यस, बिकॉज देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन imposed by section 185, and if section 185 is not applicable then it can extend a loan. Private limited company can extend a loan to its director. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकता हूं. चलिए, तो ये था मेरा केस स्टडी नंबर 6 पूरा हुआ. अब हम आते हैं केस स्टडी नंबर 7 के ऊपर. आओ जी, अब हम आते हैं केस स्टडी नंबर 7 के ऊपर चलते हैं. केस स्टडी नंबर 7. अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, ध्यान रखना. तो आपको 185 के प्रोविजन एक्सप्लेन करके उसके बाद एग्जम्पशन देनी पड़ेगी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एग्जम्पशन तब मिलेगी जब ये 3 कंडीशन पूरी हो जाए. गेटिंग इट? चलिए, उसके बाद लॉ और ऑडिट पे इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा 7 पे आते हैं. 7 पे आते हैं. लो जी, अब हम आ गए 7 के ऊपर. जल्दी आ जाए यार, एक तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख रखे हैं, पूछो मत, पेज पलटने में तेल निकल जाता है. लो जी, कनेक्ट ग्रुप का क्वेश्चन है. क्या कहता है ये? चलिए देखते हैं. केस स्टडी नंबर 7 पे अगर हम आए तो देख लेते हैं जी कौन कौन से क्वेश्चन इसके लिए रेलेवेंट हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 नो, 3 नो, 4th नो, 5th ऑडिट का है जी. Considering the financial distress faced by the Connect India, which risk factor should the auditor prioritize during the audit engagement? अब ये है क्या कनेक्ट इंडिया, थोड़ी सी कहानी बतानी पड़ेगी. यहाँ पे हुआ क्या था कनेक्ट इंडिया. एक तो नाम ऐसे हैं और इतने बड़े बड़े ग्रंथ है. भाई साहब, आप सोच रहे होगे ना पोपली तुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है ये केस करवाने में. तो भाई साहब, एक एक केस को पढ़ना ना मतलब ऐसा है नॉवल पढ़ने के समान है, पूछो मत. दिमाग हिल जाता पढ़ पढ़ के यार, कहाँ से क्या क्या कहाँ इंफॉर्मेशन घुसाई हुई है. अब देखो जी, हुआ क्या, कनेक्ट ग्रुप क्या है ना. कनेक्ट ग्रुप क्या, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट, वाज फाउंड बाय द रामलाल जैन इन 1966. इनिशियली स्टार्टेड एज कनेक्ट कमर्शियल कॉर्पोरेशन. आज के डेट में कनेक्ट ग्रुप कहलाएगा. अच्छा, फिर हुआ क्या, रामलाल जैन विजनरी लीडिंग. ठीक है. ग्रुप वाज डिवाइडेड between his sons Vansh Jain and Suhan Jain, leading to the formation of Connect Industries under Suhan Jain and Connect Group under Vansh Jain. ये लाइन बड़ी रेलेवेंट है, ध्यान रखना. CI बना है सुहान जैन के अंदर और कनेक्ट ग्रुप अंडर हुआ है वंश जैन के अंदर. इतनी बात क्लियर. सुहान जैन के पास CI है. द कनेक्ट ग्रुप इज अमंग द इंडिया टॉप प्राइवेट सेक्टर हो गया. फिर उसके बाद कनेक्ट ग्रुप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस थे. कनेक्ट ग्रुप स्ट्रांगली बिलीव. ठीक है, विजन हो गया. वन ऑफ द कनेक्ट ग्रुप्स कंपनी कनेक्ट इंडिया लिमिटेड CI एंटर्ड द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन लैंडस्केप. एंड लो जी, अब यहाँ पर बात की गई है एक CI की. कनेक्ट इंडिया लिमिटेड इसका नाम होगा. और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं. अब हुआ क्या है, CI जो है ना उसकी हालत खराब हो गई. यहां से पढ़ना शुरू करना. CI's disruptive approach had a profound impact on its competitor. जो एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी बनाई थी, उसकी डिस्ट्रप्टिव प्रैक्टिसेस ने कंपनी को उजाड़ के रख दिया है. The traditional landline providers such as RWNL
face significant challenges as the consumer increasingly opted for CI's mobile offering. मगर डिस्ट्रप्टिव पॉलिसी थी, पॉलिसी बहुत गंदी थी, मतलब कम प्राइसिंग चार्ज कर रही थी. द एग्रेसिव प्राइसिंग एंड द इनोवेटिव सर्विसेज पैकेज इंट्रोड्यूस्ड बाय द CI forced competitor to rethink their strategy and offering. In response, the competitor had to lower their tariff, improve service quality, and explore the new revenue stream to remain competitive in the evolving market. CI faced intense competition from the other major telecom player like ये सब. अच्छा, फिर उसके बाद अब CI के बुरे दिन आ गए. In the 2010 Spectrum auction, CI secured 3G license for the 3 cities. ठीक है. CI improved the quality of its 3G service. CI signed a multi-year managed service agreement (MSA) with the Startel to manage the services of the wireline. ठीक है. आगे चलते हैं. अब इसके बुरे दिन आएंगे अभी. आगे 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 ये लो जी. ये होगा शुरू. In September 2016, the CI announced a merger with the FreeCell, which was expected to help repay $250 billion of the debt. Despite approval from the regulatory body, the deal fell through in October 2017 due to delay in the competition pressure. The failed merger exacerbated CI's financial distress. लो जी, शुरुआत हो गई. Leading to the redundancy of the employee and the discontinuation of the voice services in December 2017. Okay. CI's financial problem worsened when it could not pay the Startel under the managed service agreement. Startel took the issue to the NCLT to recover the $12 billion का अमाउंट रुपीस था, which led to the insolvency proceeding. लो जी, CI के खिलाफ insolvency proceedings शुरू हो गई हैं. Even though a settlement was reached, ठीक है, the CI failed to comply, resulting in contempt of court proceeding. Okay, सुहान जैन intervened with a bailout. सुहान जैन, वो जो दो बेटे थे उसके, सुहान जैन ने intervene किया और पैसा लगाया, bailout किया to prevent the legal consequences, highlighting the importance of the strategic crisis management. Auditor, ये देखो, were very concerned about the risk of the fraudulent reporting at the CI. ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है. ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 5. Considering the financial distress faced by the Connect India, which risk factor should auditor prioritize during the audit engagement? देखिएगा जी. B point. The risk of the fraudulent reporting to the mask financial difficulties. समझ गए. अगला क्वेश्चन. Given the fact the transaction involving Connect XG's sales of spectrum to the Moonlink Telecom had occurred. If the transaction involving Connect XG's sales of spectrum to the Moonlink Telecom had occurred, comment on the legal position regarding such a transaction under the IBC. Connect XG's आइएगा जरा. Connect XG's पे भी आ जाते हैं. ये क्या है Connect XG? अभी तक CI की स्टोरी हमने सुनी थी कि CI बर्बाद हो गई. सुहान जैन की Connect XG ने ये क्या हुआ था, अब कहाँ गया ये लो जी. Despite the promising start, CI's journey was fraught with the challenges that ultimately led to its decline. Intense competition from both established players and the disruptive entrant, coupled with the rapid technology advancement, eroded CI's market share and profitability. Additionally, the company grappled with the substantial debt burden incurred during the expansion phase. Efforts to elevate financial pressure, though, ये भी हो गया. In May 2019, CI succumbed to its financial woes, filing for the bankruptcy under the IBC court. CI टूट चुकी थी. मई 2019 के अंदर कंपनी ने IBC के अंदर अप्लाई कर दिया. This marked a sobering end to an once promising venture and underscored the volatile and complex nature of the telecommunication industry, where innovation and disruption often comes hands in hand with the uncertainty and risk. By 2020, a consortium of the company bid over $250 million for the CI's assets. लो जी, resolution applicant आ रहे हैं. Ultimately, Suhan Jain's Connect XG acquired these assets for 3,700 करोड़. लो जी, तो CI नाम की कंपनी की एसेट को सुहान जैन उठा के गए हैं Connect XG नाम की कंपनी के थ्रू 3,700 करोड़ में. This acquisition was part of the XG's broader strategy to consolidate its market position and expand its telecom infrastructure. तो एक तरीके से रिलायंस कम्युनिकेशन को मान लीजिए जियो ने उठा लिया है. As a part of this expansion, the Connect SG acquired the right to use spectrum for the high frequency band on 1st of April 2020 by making an upfront payment of rupees 1,000 करोड़. लो जी, जो स्पेक्ट्रम था CI के पास वो Connect XG ने एक्वायर कर लिया है. 1,000 करोड़ रुपए पे किए. स्पेक्ट्रम वाज वैलिड था अगले 20 साल के लिए. इन द प्रीवियस ईयर 23-24, हाँ जी, ये पैरा पढ़ना. द Connect XG
जो स्पेक्ट्रम एक्वायर किया था, ट्रांसफर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो 1000 करोड़ में एक्वायर किया था, उसका पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम वो बेच रहा है 300 करोड़ में। व्हेन 17 इयर्स ऑफ स्पेक्ट्रम पीरियड वाज स्टिल रिमेनिंग, 3 साल बाद उसने बेचा है, 17 साल अभी भी स्पेक्ट्रम के रह गए थे। अच्छा, after the spectrum was sold, okay, there was a news in the industry that the Moonlink Telecom was interested buying the spectrum sold for a whopping amount of 900 crore. कनेक्ट एक्सजी ने इसे कितने में बेचे? 300 करोड़ में। न्यूज आई मार्केट में कि मूनलिंक को बेचता तो वो 900 करोड़ में खरीद लेता। However, Moonlink Telecom was embodied in a legal battle with the government over a disputed amount of 2000 crore, complicating their potential acquisition. But उसका अलग पंगा था। Moonlink कह तो रहा है कि मैं 900 करोड़ में इसे खरीद लेता, बट वो अगर लीगल पंगे में फंसा हुआ है, किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उसकी कोई लीगल लड़ाई चल रही है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Given the provided facts, if the transaction involving Connect XG sales of spectrum to the Moonlink Telecom had occurred, वो कहता है अगर Moonlink को सेल हो जाता तो 900 करोड़ में अगर Moonlink को सेल हो जाता तो comment on the legal position regarding such a transaction under the IBC। बेवकूफ है क्वेश्चन बनाने वाला। अब यहाँ पर IBC कहाँ से लग गया भाई? CI जो था वो IBC के अंदर एडमिट हुआ था, उसको बेल आउट कर दिया कनेक्ट एक्सजी ने। तो कनेक्ट एक्सजी जब उसे टेक ओवर करके चला गया तो कनेक्ट एक्सजी आईबीसी में है ही नहीं, तो अंडर द आईबीसी पोजीशन क्या बतानी? फिर कहता है कनेक्ट एक्सजी सेल्स ऑफ द स्पेक्ट्रम of 300 crore is invalid as the IBC required that any transfer of asset must be done at the fair market value which is closer to 900 crore in this case। ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है। Moonlink Telecom cannot purchase the spectrum because they are involved in the legal battle over the disputed amount। ऐसी कोई रोक भी नहीं है। अच्छा, 20 कहीं पे भी, पूरे आईबीसी में कहीं रोक भी नहीं है। The IBC 2016 does not have any direct provision regarding the sale of spectrum. Thus, the sale by Connect XG for 300 crore will be valid irrespective of the Moonlink Telecom's interest। Moonlink Telecom can purchase the spectrum if they resolve their legal battle with the government and prove their financial stability under IBC। पहली बात तो IBC लगना नहीं चाहिए, यहाँ पर फालतू में IBC घुसा रहे। IBC का न लेना एक न देना दो। यहाँ तो सीधी सी बात की है, कंसिडर कहा गिवन द क्या है कमेंट ऑन द लीगल पोजीशन रिगार्डिंग सच अ ट्रांजेक्शन की अगर लीगल पोजीशन कही जाए, देखो जी वैसे तो 1-2 पॉइंट यहाँ पर सही बन रहे हैं, बट डी इज मोर करेक्ट। ए सही नहीं होगा, बी सही नहीं होगा, सी IBC 2016 सी भी ज्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि IBC 2016 डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट प्रोविजन रिगार्डिंग द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, द सेल बाय कनेक्ट एक्सजी फॉर 300 करोड़ विल बी वैलिड, ये भी ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ मूनलिंक टेलीकॉम इंटरेस्ट, ये काफी हद तक वैसे सही है। सी पॉइंट, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बट डी पॉइंट कहता है कि मूनलिंक तुम्हें चाहिए एक लॉजिकल कॉमन सेंस की बात करो कि मान लीजिए सीआई की एसेट कनेक्ट एक्सजी ले गया, कनेक्ट एक्सजी ने वो स्पेक्ट्रम किसी और को, अब वो एक प्लेयर कह रहा है मैं खरीद लेता, अब मेरा डिस्प्यूट चल रहा है लीगल, तो भाई साहब तेरे को ये चाहिए मूनलिंक टेलीकॉम कैन परचेज द स्पेक्ट्रम if they resolve their legal dispute battle with the government and prove their financial stability under IBC। ये ऑप्शन यहां पर आकर इन्होंने फिर गड़बड़ कर दिया, क्योंकि आईबीसी फिर यहां पर लग नहीं रहा है। यहां पर यहां तो बड़ी सीधी सी बात, आप कनेक्ट एक्सजी से खरीद रहे हो, समझ आई बात? तो फिर भी डी मोरलेस, फिर भी मेरे नजर में सी और डी ये दोनों ही सही ऑप्शन बनते हैं, बट उन्होंने मेरे ख्याल से इन दोनों में से किसी एक को ही क्लिक किया हुआ है, सी या डी में से किसी एक को ही करेक्ट आंसर दिया हुआ है। वैसे ये दोनों ठीक है। द मोर करेक्ट वुड बी कैन परचेज द स्पेक्ट्रम इफ दे, आई वुड से डी इज मोर करेक्ट, कि मूनलिंक टेलीकॉम परचेज तो तब कर सकता है जब उनका लीगल डिस्प्यूट गवर्नमेंट के साथ हो जाएगा। मगर क्वेश्चन बनाने वाले ने कंफ्यूज अपने आप को भी किया हुआ, औरों को भी कर रखा है। अब जब खुद इतनी कंफ्यूजन थी तो नालायक इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए था। चलिए, या तो ऐसे नाम ना रख कि खुद भी कंफ्यूज हो जाए औरों को भी करें। आगे बढ़ते हैं। 7th नहीं है, 8 नहीं है, 900 करोड़ एज पर द बुडलिंग देन व्हाट वुड बी द टैक्सेबिलिटी। ठीक है, हो गया, ये केस तो हो गया खत्म, इसमें अब और कोई नहीं है लॉ एंड ऑडिट का। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं केस स्टडी नंबर 8। केस स्टडी नंबर 8 में आएगा क्या था,
चलिए जी, अब हम आते हैं अगली केस स्टडी के ऊपर, जिसका नाम है केस स्टडी नंबर 8 पे आते हैं अब। केस स्टडी नंबर 8, ये अभी तक का सबसे धांसू केस आएगा आपके पास। इसमें आप पढ़ना शुरू करना। यहाँ से एसटीपीएल एक कंपनी है। एसटीपीएल, तो एसटीपीएल नाम की एक कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी है। दे चूजेस टू परस्यू द वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब टेक ओवर कर रही हैं अपना किसी कंपनी का वर्टिकल इंटीग्रेशन होने वाला है। अच्छा, बाय एक्वायरिंग द टी प्लांटेशन ऑफ अ नेबरिंग कंट्री श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर टी प्लांटेशन एक्टिविटीज को ये टेक ओवर करने जा रहे हैं किसी कंपनी को। ड्यू टू द रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस इन द श्रीलंका, it is straddled with a high unemployment rate. The famed tea industry in Sri Lanka is also reeling under the crisis. Many plantation companies are going bankrupt. STPL decided to explore the acquisition in this market, where the acquisition of the tea estate producing high quality tea leaves may be available at the reasonable rate. मतलब कंपनी सस्ती मिल रही है तो वहां पे टेक ओवर कर लो। ठीक है जी। It opted to invest in Sri Lanka's 200-acre plantation. CFO has identified an investment opportunity and feel confident that it will be approved by the board. The board generally favor acquiring distressed asset, if any, in the neighboring countries, as this provides supply chain benefit. अच्छी बात है। Approximately a year ago, यहाँ से सुनना, STPL acquired a testing and research laboratory in the neighboring country NP exclusively फॉर टी रिलेटेड रिसर्च, यानी कि लास्ट ईयर में 1 साल पहले ये एक्वायर कर चुके हैं। ओके, द चीफ लीगल ऑफिसर cautioned against moving forward with the fresh investment, emphasizing its non-Indian company nature. Nevertheless, the CFO argued that the investment is viable, citing laboratory acquisition in a country NP where no approval was required. The chief legal officer, however, present the following information. कौन सी इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखो जी, एसटीपीएल इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये जो उन्होंने लास्ट ईयर की थी, कहाँ की थी? टेस्टिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी में इतने करोड़ की हुई थी। बैंक गारंटी प्रोवाइड की थी उस कंट्री के बैंक को ऑन बिहाफ ऑफ द टेस्टिंग रिसर्च लेबोरेटरी 1600 करोड़ की। एसएल बेस्ड कंपनी, श्रीलंका की बेस्ड कंपनी का प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है? 750 करोड़। नेटवर्थ ऑफ एसटीपीएल कितनी है? 1100 करोड़। बोनस शेयर कैपिटलाइज्ड है इस नेटवर्थ के अंदर 250 करोड़। अब ये क्वेश्चन है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, या फिर आई शुड से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का। अब मैं एक बार आपको वो कॉन्सेप्ट जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के हैं वो रिकॉल करवा देता हूं। थोड़े से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल कर लेते आइएगा। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, लो जी, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को पहले हमें रिकॉल करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि होने क्या वाला है। आपको पता होगा कि सबसे पहले जो भी आपके असाइनमेंट है, जो मुझसे पढ़े हुए हैं, असाइनमेंट्स वगैरह आपके पास अवेलेबल होंगे। नहीं, अगर मुझसे नहीं भी पढ़े हुए और ये क्लास देख रहे हो तो आप अपनी एटलीस्ट स्टडी मटेरियल को ओपन कर लीजिएगा और देखिएगा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पे आइएगा। सबसे पहले ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, मैंने से ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में कितनी चीजें आती हैं? 2 चीजें आती हैं। पहली चीज कौन सी है? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में 2 चीजें आती हैं, एक है फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा है ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में 2 चीजें हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। 2 चीजें ध्यान रहेंगी। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में 2 चीजें हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। और ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? ये फाइनेंशियल कमिटमेंट का पार्ट है। कैसे? चलिए देखते हैं। आगे आते हैं। ये रहा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है देखिएगा। जब आप इक्विटी शेयर एक्वायर करते हैं किसी अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी के, अनलिस्टेड फॉरेन एंटिटी जैसे एसटीपीएल ने एक्वायर किए एनपी के मोर देन 51%, तो क्या हुआ? वो ओडीआई हुआ, मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एनपी जो है एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसके आपने मोर देन उसके अगर आपने इक्विटी शेयर एक्वायर किए हैं तो वो क्या बन गया? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बन गया, यानी कि पहले पॉइंट के अंदर ही फॉल कर गया वो
ओडीआई में आ गया। फिर अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी फॉरेन एंटिटी के, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 10% और मोर ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ एनी लिस्टेड फॉरेन एंटिटी के, और इन्वेस्टमेंट करते हैं विद कंट्रोल इवन इफ इन्वेस्टमेंट 10% से कम है, तो ये सारी चीजें क्या है, ओडीआई में आती हैं। और ओडीआई जो नहीं है वो फिर ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। ओके चलिए, फिर उसके बाद हमने अभी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट देखा, फिर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखा। अब एक बार फाइनेंशियल कमिटमेंट देख लेते हैं। फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या है, ये लो जी, ये रहा फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन। फाइनेंशियल कमिटमेंट में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट में आता है ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर वो डेट आते हैं जो कि ओपीआई नहीं है, मतलब ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो डेट है उनको छोड़ दो, बाकी जो डेट बचे वो यहाँ पर आ जाएंगे। भाई जिन्होंने ये टॉपिक सही ढंग से भी नहीं किया हुआ वो प्लीज मेरी रिवीजन क्लास भी इस टॉपिक पे होगी, वो भी देख लेना, तो भी समझ लेना गंगा नहा लोगे। सीए फाइनल वालों ध्यान से सुन लेना। तीसरा, नॉन फंड लिमिट। अगर आप मान लीजिए ओवरसीज कंपनी के लिए कोई बैंक गारंटी वगैरह इशू करते हो तो वो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट का पार्ट आता है। तो यानी कि फाइनेंशियल कमिटमेंट में 3 चीजें आती हैं, एक ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक डेट अदर देन द ओपीआई और एक नॉन फंड लिमिट। ये तीनों मिलकर फाइनेंशियल कमिटमेंट बनता है। फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बन जाए तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की लिमिट निकलती है। तो हमने देखा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट क्या होता है, दोबारा बोलो, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लस ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट इज इक्वल टू ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लस बैंक गारंटी प्लस आपका डेट अदर देन ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, यहां तक ठीक। अब उसके बाद मेरे को एक और लिमिट देखनी है, वो लिमिट है कि फाइनेंशियल कमिटमेंट कोई भी इंडियन एंटिटी कितना कर सकती है। तो आइएगा, फाइनेंशियल कमिटमेंट के ऊपर हमारी एक लिमिट है, वो है 4 इंटू नेटवर्थ की एक लिमिट है। कहां गई कहां गई कहां गई, थर्ड, हाँ, शेड्यूल 11, शेड्यूल 1 सॉरी, रूल नंबर 11 के बेस पे शेड्यूल नंबर 1, ये तो हो गया ओडीआई की लिमिट। शेड्यूल 2 पे आओ, ये हो गया ओपीआई की लिमिट। शेड्यूल 3 पे आओ, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल 4, अरे भाई कहाँ गया, फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट है हमारी, ये रही, लो जी, लिमिट फॉर फाइनेंशियल कमिटमेंट, लिमिट फॉर फाइनेंशियल कमिटमेंट आइएगा। कहां पे दी हुई है, शेड्यूल 1 के अंदर। तो शेड्यूल 1 रूल नंबर 11 के रेफरेंस में इसमें ओडीआई की सारी लिमिट्स दी हुई हैं, इसी के अंदर दिया हुआ आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट भी। फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट कितनी है आपकी, लिमिट फॉर फाइनेंशियल कमिटमेंट 4 इंटू नेटवर्थ, यानी कि जितनी भी आपकी नेटवर्थ है उसका 4 गुना तक आप फाइनेंशियल कमिटमेंट कर सकते हो। अगेन फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लस बैंक गारंटी प्लस ओडीआई अदर देन ओपीआई। चलिए, अब जब मैं फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट निकालता हूं तो एक चीज का ध्यान रखना, उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, फाइनेंशियल कमिटमेंट में इंक्लूड क्या नहीं होगा, पहली बात जो रिटेन अर्निंग है फॉर रेकनिंग सच लिमिट, मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा। रिटेन अर्निंग इसका मतलब अगर आपने कोई बोनस वगैरह डिक्लेयर किए हुए हैं तो ये इसका पार्ट नहीं बनेगा। बोनस वगैरह फाइनेंशियल कमिटमेंट निकालते हुए इंक्लूड नहीं करना, बट इसमें इंक्लूड कर देना अगर आपने कोई एडीआर जीडीआर इशू किया हुआ है या फिर अगर आपने प्रोसीड्स ऑफ ईसीबी यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी रेज की है तो उसे भी इंक्लूड कर देना। ओके, तो यहां तक करने के बाद अब हम इस हालत में पहुंच गए हैं कि अब हम इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा कैसे है। इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, एसटीपीएल का इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना है, ऑलरेडी कितना कर रखा है इन्होंने, 1100 करोड़ ऑलरेडी कर रखा है। बैंक गारंटी ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 1600 करोड़। तो बोले तो टोटल कितना हो रखा है आज की डेट में, 2700 करोड़ आपने कर रखा है।
अब एसएल का कंपनी का प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट वैल्यू, यानी कि जो श्रीलंकन कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है 750 करोड़। नेटवर्थ ऑफ एसटीपीएल कितनी है 1100 करोड़। अच्छा, बोनस शेयर कैपिटलाइज थ्रू रिटेन अर्निंग कितने हैं 250 करोड़, यानी कि आपकी जो भी रिटेन अर्निंग है जो भी आपके बोनस शेयर जो हैं वो इंक्लूड कितने हो रखे हैं जो रिटेन अर्निंग के थ्रू कैपिटलाइज कर रखे हैं आपने 250। ठीक हो गई इतनी बात। तो क्या फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर इसको मैं इंक्लूड करूंगा 250 को? आंसर इज नो, इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। इसका मतलब है जब मैं फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट देख रहा हूं तो मैंने कहा जी 4 इंटू नेटवर्थ है। ठीक है, नेटवर्थ कितनी है 1100 करोड़। अब 1100 करोड़ अगर मैं देखूं तो उसमें से 250 करोड़ भी इंक्लूसिव है, 1100 में 250 भी इंक्लूसिव है। यस, तो 1100 में पहले से 250 माइनस कर दो तो कितना बचा 950 पे 850। अब 850 का इंटू में 4 टाइम्स कर दो तो कितना बना 3400। यानी कि ये आपकी एलिजिबिलिटी निकली है 3400 करोड़ तक की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ओवरऑल मिला के, जिसमें से 2700 करोड़ आप कर चुके हो। प्रपोज इन्वेस्टमेंट कितनी करने जा रहे हो 750 करोड़ ना, आप 700 करोड़ तक तो कर सकते हो, ये आपके लिमिट के अंदर आता है। 700 करोड़ आपके इस लिमिट के अंदर आता है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 700 करोड़, यानी कि ये आपकी एलिजिबिलिटी निकलती है ओडीआई की या फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट की। इतना आप कर सकते हो। अब आइएगा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये है, assess the CFO's assertion regarding the PTPL, STPL the PTPLs नहीं है, STPL's ability to proceed with the investment in Sri Lankan 200 acre plantation। पहला ऑप्शन CFO is correct and STPL can make this investment as there is no restriction imposed by Indian government, गलत है। CFO is correct as the chief legal officer is not aware of the recent amendment of the FEMA which advocate ease of foreign investment by Indian company, गलत है। CFO is incorrect however if the investment value is reduced by 50 करोड़ यानी कि 700 करोड़ हो जाए then STPL can proceed with the proposed investment, perfect है। The CFO is correct and STPL can proceed with the proposed investment even after the investment STPL will have a remaining foreign investment limit of rupees 1550 करोड़, गलत है। तो C would be the correct answer। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर अगर हम देखें तो इसके हम केसेस पे आते हैं, कौन कौन से लॉ एंड ऑडिट से रिलेवेंट है। फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड एमसीक्यू में थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, लॉ से रिलेटेड आपका। रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर बमन टू इंस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंटर्ड बाय द कंपनी विद मिस्टर गीत एमडी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। बमन एक शेयर होल्डर था और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस देखना चाहता था मिस्टर गीत जो कि एमडी थे, तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कैसा है, वैसे मुझे ऊपर केस पढ़वाने की जरूरत भी नहीं है, मतलब बमन शेयर होल्डर था और वो इंस्पेक्ट करना चाहता था एमडी के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, तो इनमें से बताना कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला कहता है जी सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, बिल्कुल ठीक। अगर आपको याद हो तो सेक्शन एमडी और केएमपी के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है। हाँ, तो ये बात कहाँ लिखी हुई थी, सेक्शन 171 के अंदर, सेक्शन 171। ठीक है, चलिए, सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कहां पे भी केप्ट किए जाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। अच्छा, मेंबर में इंस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फीस, नहीं, मेंबर को कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं होती। मेंबर कैन इंस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ओनली इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल, नहीं, ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो केवल स्टेटमेंट नंबर आई करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फिर अब करेक्ट ऑप्शन है, तीनों इनकरेक्ट है, गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है, गलत है। फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट है, गलत है। सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट है, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कंसिडरिंग द फैक्ट इन इशू नंबर 4 इज अपॉइंटमेंट ऑफ हीरो एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वैलिड। अच्छा, इशू नंबर 4, अब यहाँ पर डिफरेंट इश्यूज दिए हुए हैं, उसमें इशू नंबर 4 पे आ जाइएगा। इशू नंबर 4, कंपनी एट द एजीएम हेल्ड ऑन 30th September 2021 अपॉइंटेड गना as a non-executive director on the board of the company for a period of 3 years.
ऑन 2nd of October 2021 गना मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डाइड। ओ, कंपनी ने अपॉइंट किया था और उसकी डेथ हो गई है, यानी कि 161 सबसेक्शन 4 के अंदर क्या अराइज हो गया है, कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई है। कौन फिल कर सकता है कैजुअल वैकेंसी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन 16th of October 21 अपॉइंटेड हीरो टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। अपॉइंटमेंट ऑफ हीरो वाज मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल के लिए कर सकते हो। देखो जी, जितना टेन्योर ओरिजिनल डायरेक्टर का था उतना कर सकते हो। ओरिजिनल डायरेक्टर 3 साल के लिए था, तो ये 3 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है। हाँ, हो सकता है, मगर एक शर्त है कि जब आपने इसका अपॉइंटमेंट किया उसके बाद जो इमीडिएट आने वाली जनरल मीटिंग होगी उसमें मेंबर्स इसके अपॉइंटमेंट को रेटिफाई जरूर करेंगे, यानी कि 29 अक्टूबर को इसका रेटिफिकेशन जरूर हो जाना चाहिए। आइएगा, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जी? कंसिडरिंग द फैक्ट इन इशू नंबर 4 इज अपॉइंटमेंट ऑफ हीरो एज अ डायरेक्टर वैलिड। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ हीरो बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नॉट वैलिड एज इट इज अगेंस्ट द प्रोविजन। गलत। अपॉइंटमेंट ऑफ हीरो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज वैलिड बट शुड बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर। परफेक्ट, this is the right answer। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ हीरो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज वैलिड एज अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड। गलत। अपॉइंटमेंट ऑफ हीरो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नॉट वैलिड एज द डायरेक्टर कैन नॉट बी इमीडिएटली अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर हु एक्सपायर। गलत। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आइएगा, 9th में हमारे पास एक और क्वेश्चन भी है, वो है ये। The executive and non-executive director have different roles and responsibility. The responsibility of an independent director with reference to the financial reporting and approval as a part of the audit committee require a special mention. Explain with example। अब ये क्वेश्चन ना लॉ से नहीं, थोड़ी साइकोलॉजी से उसने पूछा है, क्या कहें। चलो खैर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जिन्हें आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब जो रेगुलर कंपनी में काम कर रहे होते हैं। जैसे इस कैटेगरी के अंदर 2 लोग आते हैं, एक तो एमडी आता है और एक आता है होल टाइम डायरेक्टर्स। ये दोनों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नेचर के होते हैं। फिर आते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जिन्हें एक्सपर्ट डायरेक्टर या पार्ट टाइम डायरेक्टर भी कहते हैं। मैंने डायरेक्टर की शुरुआती क्लासेस में बताया था। अब ये क्या होते हैं? ये एक्सपर्ट डायरेक्टर होते हैं, से फॉर एग्जाम्पल जिन्हें आप कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंट करते हो, जो कभी कभार कंपनी की बोर्ड मीटिंग में आते हैं और आपको एक्सपर्ट एडवाइस देके चले जाते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फ्रॉम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि इनको 149 सबसेक्शन 6 की कंडीशंस का पालन नहीं करना पड़ता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 149 सबसेक्शन 6 की कंडीशंस का भी पालन करना पड़ता है। तो क्वेश्चन कहता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में लिखिए। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में मैं कह सकता हूं कि इस कैटेगरी के अंदर एमडी और डब्ल्यूटीडी आते हैं। फिर मैं एमडी और डब्ल्यूटीडी को डिफाइन कर सकता हूं यहां पर। फिर उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में एक्सपर्ट्स कैटेगरी के लोग आते हैं, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट में डे टू डे पार्ट नहीं लेते हैं, बट यस दे टेक पार्ट इन द बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का के कार्यकलापों के बारे में बताइए, और विद रेफरेंस टू द ऑडिट कमिटी एंड अप्रूवल एज अ पार्ट ऑफ एन ऑडिट कमिटी। हाँ जी, कहाँ गया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट कमिटी रिक्वायर अ स्पेशल मेंशन। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कार्यकलापों के बारे में बताइए कि ऑडिट कमिटी के अंदर उसका क्या क्या रोल हो सकता है। तो एक तरीके से उसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नहीं, उसने अपने ऑडिट कमिटी का रोल पूछ लिया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑडिट कमिटी के रूप में क्या क्या काम करेगा। तो एक तरीके से ऑडिट कमिटी का रोल बताना है, और ऑडिट कमिटी का रोल कहाँ पे मेंशन है? सेक्शन 177 के अंदर। तो 177 के अंदर जो आपने ऑडिट कमिटी का रोल लिखा हुआ है कि कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंट करना, फिर स्कोप ऑफ ऑडिट डिफाइन करना, फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस करना, वो सारे, और 177 सबसेक्शन 4 के अंदर जितने भी उसके रूल दिए हुए हैं ऑडिट कमिटी के, सभी के सभी आपको यहाँ पर लिख के आने पड़ेंगे। समझ गए आंसर? तो पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में एमडी प्लस होल टाइम डायरेक्टर आते हैं। होल टाइम डायरेक्टर डिफाइन कर दो, मैनेजिंग डायरेक्टर डिफाइन कर दो, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट कमिटी का पूरा 177 में उसका रोल डिफाइन कर दो। बस ये आंसर होगा आपका। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक अगली क्लास के अंदर कवर होंगे, 10 से लेकर 20 तक। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।